आपने देखा होगा राजीव गांधी ने अपना एक कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था, चुनावी कैंपेन। लेकिन तब उन्होंने कहा, उनकी वोट बैंक ने कहा कि ये खेल खेलोगे तो तुम में और बीजेपी में फर्क क्या है, तो भाग गए। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। ये मोदी जी हैं जिनको अचानक से कभी कोई धर्म नजर आता है, कभी कोई कास्ट नजर आती है, कभी वो कहते हैं गर्व से मैं ओबीसी हूं, कभी जब उनको लगता है कि अब ओबीसी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कहते हैं मेरे लिए सिर्फ गरीब और अमीर ही दो जातियां हैं। ये परिवर्तन मोदी जी के अंदर आते हैं। मोदी जी ने चुनौतियां दी। पहली चुनौती बोली कि क्या आप एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को जारी रखेंगे? हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ लें, हमने तो उसमें लिखा है, हमने बता दिया। उन्होंने 10 साल में इसको रोकने की कोशिश की। दूसरी बोली उन्होंने बात कि क्या आप आरक्षण की लिमिट बढ़ाना चाहेंगे? हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोशिश भी की थी। तो मोदी जी की चुनौतियां तो अगर आप सिर्फ अखबार पढ़ लें उससे कुछ दिन पहले का, तो जवाब आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है चुनावों में चल रहे धर्म युद्ध की। जी हां, ये चुनाव तो लोकसभा के हैं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्षेत्रों में मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव काफी नीरस इसलिए है क्योंकि स्थानीय मुद्दे गायब हैं और केवल राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है वो धर्म पर आधारित होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में जिस ढंग से धर्म का और धर्म पर आधारित फायदे नुकसान का जिक्र हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव धर्म युद्ध पर आधारित हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में इस धर्म युद्ध का क्या कुछ असर होने वाला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्री कुमार मेनन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया हमारे साथ साझा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि मुद्दे गायब से हो गए हैं और इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। हालांकि आज हमने देखा कि भूपेश बघेल मंदिरों में जाते हुए दिखे, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन मोदी हैं कि निशाना साधने से नहीं चूकते। वो कह रहे हैं कि मंदिर को कांग्रेस भूल चुकी है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे। पहले वासु शर्मा जी के का रुख कर लेता हूं। वासु जी, छत्तीसगढ़ के मुद्दे कहाँ हैं? गायब हो गए। चलिए, छत्तीसगढ़ के मुद्दे गायब हो गए, लेकिन एक हिंदी बेल्ट का मुद्दा हुआ करता था, मध्यवर्गीय परिवार का मुद्दा हुआ करता था, उस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। मंगलसूत्र की चर्चा है, मंदिर की चर्चा है, मुसलमान की चर्चा है, लेकिन मुद्दे गायब हैं। क्यों? देखिए मोहन जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों को गौर करेंगे तो निश्चित रूप से वो हर चुनावी सभा में अपने किए गए विकास जन कल्याण योजनाओं को बता रहे हैं और आगे के 5 साल की क्या काम करेगी हमारी पार्टी, इस बात को भी रख लें। हमारे आप दो पार्टियों की विचारधारा और को आप इस ऐसे समझ सकते हैं कि उनका जो घोषणा पत्र है वो केवल ठगने का है। उसमें कोई भी वादे ऐसे नहीं है जो पूरे हो सकते हैं। कांग्रेस को पता है उनकी सरकार आनी नहीं, तो जो मन में है वो उसमें लिख दिया है। आप उसमें तुष्टीकरण का भी उसमें देख सकते हैं कि तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी क्यों करती है। तुष्टीकरण के कारण वो आप घोषणा पत्र पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें आप देखेंगे तो 2047 का विकसित भारत और आने वाला भारत कैसे होगा, उसमें यह साफ दिखता है। हमने जो 10 साल के अंदर काम किए हैं वो भी देश की जनता ने देखा है। 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था 5वीं नंबर पे आ गई, 4 करोड़ से ऊपर आवास बन गए, 12-13 करोड़ लोग को शुद्ध पेयजल मिलने लग गया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। ऐसे गिनाऊंगा तो मोहन जी बहुत सारे हैं। देखिए, धर्म का मुद्दा इसलिए है, आप छत्तीसगढ़ में बात कीजिए। देख, खड़गे जी 2-3-4 दिन पहले जांजगीर में सभा लेने आए थे। वो क्या कहते हैं, हमारे प्रत्याशी शिव हैं, उनका मुकाबला राम से है। अरे शिव का मुकाबला राम से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से है। शिव और राम तो आपस में ही है। तो शिव जो है सृष्टि के रचयिता है। आपके प्रत्याशी जो है वो शिव के रूप नहीं है भैया। आपके प्रत्याशी के ऊपर गंभीर आरोप है, उसकी शिव से तुलना करना मैं समझता हूं दिंदनी है। इसके लिए खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए। उस प्रत्याशी के ऊपर गंभीर आरोप है। आप पिछले सरकार में देखे होंगे, उन पर जमीन कब्जाने से लेके जब बंगला खाली किया तो क्या
क्या चोरी का आरोप लगा उनके ऊपर, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। हमने मोहन जी छत्तीसगढ़ के अंदर भी काम करके दिखाया है। जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा करने का काम किया है, जनता को लाभ मिल रहा है। यही महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 1 लाख रुपए देंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर भी वादा किया था पिछले विधानसभा चुनाव में 500 रुपए देंगे। कितनी महिलाओं को मिला आप पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था ना, जो गारंटी की बात होती है, लगातार 3 महीने का किस्त महतारियों के अकाउंट में चला गया। यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है, ना नेतृत्व है, ना नीयत बची है काम के अंदर। केवल झूठी बयानबाजी के आधार पर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बीजेपी का अपना पक्ष है और बीजेपी ने काफी हद तक इस बात को भी अहम रखा है कि धर्म क्योंकि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर भी बातचीत चुनाव में होनी चाहिए। श्री कुमार मेनन जी की ओर रुख कर लेता हूं। श्री कुमार जी, हमने देखा खड़गे जी जब आए थे तो उन्होंने एक तरीके से धार्मिक तुलना की। अब मोदी जी कह रहे हैं कि कोई कांग्रेसी मंदिर नहीं जा रहा है, कोई रोक रहा है उन्हें, इस तरीके की बातें कही जा रही है। क्या ये सारी चीजें कांग्रेस के चुनावी जो मुद्दे हैं उस पर हावी हो गई हैं, कांग्रेस इन्हीं में उलझ गई है, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तिवारी जी, भाजपा का स्थिति जो है पूरे देश के अंदर में दिख रहा है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर इनका विरोध नहीं हो रहा है। आम जनता सड़क पर आकर, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे जिनके सांसद जब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार के पार्षद है, भाजपा सांसद है, लोग सामने आके उनका विरोध कर रहे हैं, आमने सामने बात करने नहीं दे रहे हैं। ये लोग क्या बात करेंगे मुद्दों के बारे में? और इनके पास स्थिति ये है, आज भाजपा की स्थिति ये है, मोदी जी की स्थिति 400 की बात करते थे, बोलना बंद कर दिया। 400 की बोलती बंद हो गई है इनकी, ये 200 तक नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें कहा जाता था कि भाजपा एक तरफा लहर खड़ी जीत रही है। हर जगह इनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनके विरोध कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, ये कर रहे हैं कांग्रेस राम विचार नेताओं के बारे में अगर खड़गे जी बोलते हैं, उसको राम भगवान से जोड़ने की बात कर रहे हैं अगर, तो ये अपने आप में शर्मनाक है। इस प्रकार के मुद्दे लाते हैं। आज मंगलसूत्र के मामले को लेकर जिस प्रकार से बात की मोदी जी ने और भाजपा के लोग, है ना, एजेंडा में कहीं नहीं है, मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। तो ये झूठ बोलने के लिए माहिर लोग हैं, झूठ बोल के इन्होंने जीवन भर राजनीति की है। और इनको हिंदू मुस्लिम के भी ना कहीं वोट मिलना नहीं है। 10 साल इनको जो बेरोजगारी की बात करनी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने की थी, उसके बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ना उनके मंत्रियों के मुंह से एक शब्द निकलता है, ना उनके कैंडिडेट के बोल पाते हैं। 31 साल से रायपुर में निष्क्रिय सांसद रहे हैं, आज तक इसके बारे में कोई बात नहीं करते, उस पर कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ का चेहरा बदल देते हैं। एक निष्क्रिय सांसद हटता है, दूसरा निष्क्रिय सांसद आता है, उसके बाद 5 साल वो अपना मजा लेता है, फिर उसके बाद उसको हटाते, दूसरा चेहरा आ जाता है। तो इस प्रकार से इनकी राजनीति चल रही है। और मोदी के चेहरे के नाम पर अगर ये चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं तो इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। 2 चरण के मतदान हो गए मोहन जी। स्थिति ये है कि इनके जो पिछले बार के जो इनकी सीटें आई थी उससे बहुत कम सीटें आ रही, और उसके कारण इनको धर्म के मुद्दे पर आ रहे। तो धर्म के मुद्दे पर ऐसे नहीं आए, पहले बड़ी बड़ी बात करते थे। गडकरी जी ने बोला था कि मैं ना पोस्टर लगाऊंगा, ना बैनर लगाऊंगा, ना प्रचार करने जाऊंगा। सड़क पे आना पड़ा, वहां की जनता ने उनको सड़क पे ला दिया। जिनके बारे में कहा जाता था वो सबसे प्रमुख इनके कैंडिडेट हैं, जिनकी जीत सबसे सुनिश्चित है। तो इसलिए भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और लोग उब चुके हैं भाजपा से, और किसी भी रूप में भाजपा जीत नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। और जहां तक भूपेश बघेल जी की आपने बात की है मंदिर जाने की बात, हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग धर्म के प्रति हमेशा सजग रहे, और धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है। सार्वजनिक दिखावा करने का भाजपा करती है, हम लोग वो काम करने से परहेज करते हैं। लेकिन जहां जरूरत है जाते हैं, और निश्चित रूप से जाएंगे। इस रोक ना भाजपा लगा सकती है, न मोदी जी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे तर्कों के साथ कांग्रेस का पक्ष समझाने की कोशिश की है श्री कुमार मेनन जी, लेकिन इस तरीके के मुद्दों को जनता कैसे एक्सेप्ट करती है? पॉलिटिकल इसका असर जो है वो कैसा होता है, माइलेज किसे मिल रहा है, जान लेते हैं। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, और हम आज इसी उधेड़ बुन में थे कि
चुनाव चल रहे हैं और हमें मुद्दे नहीं मिल पा रहे हैं, सारे मुद्दे चर्चा कर खत्म हो चुके हैं, लेकिन धर्म आधारित मुद्दों पर वार प्रतिवार दोनों पक्षों से रोज हो रहा है। यही एक बड़ा मुद्दा बन के आ गया और ऐसा लग रहा है धर्म युद्ध चल रहा है। इसकी क्या वजह देखते हैं और क्या असर कर रहा है क्या वोटर पर ये? बिल्कुल मोहन भाई, आप इस देश के का 8000 साल पुराना प्राचीन इतिहास उठाकर देख लीजिए। धर्म हमेशा राजनीति के ऊपर रहा है और धर्म दंड हमेशा राजनीति को भटकने से बचाता रहा है। यह हमारी पुरानी संस्कृति की रवायत है। लेकिन मुश्किल यह हुई कि जब देश आजाद हुआ और हमने एक नया संविधान बनाया तो उसमें भी हमने मत और संप्रदाय लागू किए, धर्म लागू नहीं किया। ये तो बाद में अमेंडमेंट करके धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। जब संविधान बना तब सिर्फ मत और संप्रदाय ही थे, धर्मनिरपेक्षता नहीं था। जब धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, वहां से धर्म जो है आचरण से हट करके विकास में आ गया, राजनीति के केंद्र में आ गया। और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि आप अलग अलग धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए उनको सुविधाएं दी, उनको योजनाएं लागू की, उनके लिए आयोग बनाए और आपने जो है उनको डेवलपमेंट करने की कोशिश की। मैं इसको गलत नहीं समझता कि पुराने राजनीतिज्ञों ने गलत किया होगा, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? और इसलिए आप देखिए कि हज में सब्सिडी देना, हज पर सरकारी खर्चे पर बेचना, तमाम तरह के मदरसे खोलना, उन पर खर्चे करना, तो ऐसे तमाम तरह के, फिर आप मंदिरों पर टैक्स लगाना लेकिन मस्जिदों को छोड़ देना। तो इस तरह की जो निर्णय थे, फैसले थे, उससे जो 80% 90% आबादी थी हिंदुओं की, उनको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और फिर बीजेपी प्रस्फुटित हुई, उसने इसको इनकेश किया और उसने राम मंदिर के मुद्दे को सामने रख करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, मुस्लिमों का जो अपना एक शरिया कानून है उसके खिलाफ आया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए संसद में नया कानून लाया गया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। तो आपने संदेश क्या दिया कि धर्म विशेष के लिए हम अपना संविधान भी बदल सकते हैं। इस तरह की जो घटनाएं हुई, उससे जो देश की बहुसंख्यक आबादी थी, उसको कहीं न कहीं ये लगा कि अब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बीजेपी फिर कूदी, वो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आई और यदि आप 19 थे तो बीजेपी 20 होकर के इस राम मंदिर के मुद्दे को धर्म के आधार पर भुनाने की कोशिश कर रही है। तो जो रास्ता आपने दिखाया, बीजेपी अब उसी रास्ते पर आगे चल करके आपको इनकाउंटर कर रही है। और आप देखिए कि चाहे छत्तीसगढ़ में आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन पथगमन लेकर के आए, वो भी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया और जनता उसे पसंद कर रही है, जनता ने उसे खारिज नहीं किया। बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर बनाया, उसकी लड़ाई वो सालों से लड़ती आ रही है। तो ये देश के राजनीतिक दलों के लिए धर्म एक हथियार हो सकता है, लेकिन इस प्रदेश और देश की जनता भली भांति समझती है कि उसे धर्म के लिए कहां इस्तेमाल होना है और कहां खारिज करना है। जब आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, बीजेपी की 3 सरकारें बर्खास्त कर दी गई और उसके बाद जो चुनाव हुए, जिसके बाद बीजेपी को लगा कि अब हम पूर्ण मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा मोहन जी, पूरे देश में कई राज्यों में बीजेपी खारिज कर दी गई, जबकि बाबरी मस्जिद ढाने का वो श्रेय लेना चाहती थी। तो ये देश की जनता बड़ी समझदार है, वो ये जानती है कि धर्म के आधार पर हमें कब उपयोग होना है और कब राजनीतिक दलों को खारिज करना है। ठीक है, लोग समझते हैं, लेकिन जिस ढंग से इस बार धर्म के मुद्दे पर बमबारी हो रही है, कांग्रेस कहीं कहीं बैकफुट में भी दिखाई देती है। श्री कुमार मेनन जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्या इस बात का नुकसान हो रहा है? क्या आप लोग सेकुलर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें तुष्टीकरण का भी आरोप आप लोग पर चिपक जा रहा है, एक धर्म के पक्ष में दूसरे धर्म के खिलाफ जैसी बातें आप लोग पर चस्पा कर दी जा रही हैं। तो क्या पार्टी नुकसान झेल रही है, ऐसा लगता है आपको इसका? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई झूठ से है, हमारी लड़ाई अफवाह से है, हमारी लड़ाई षड्यंत्रों से है। भाजपा का काम यही है, इन्होंने वो जमाना याद करे तिवारी जी, जब आजादी के बाद इन्होंने गांधी जी को भी बदनाम किया था, महात्मा गांधी जी को भी इन्होंने बदनाम किया था। गोडसे की जो मानसिकता थी, वो गोडसे की मानसिकता आज भी जिंदा है। उस समय भी लोग देश को भड़काया था और गांधी जी शहीद हुए थे, यही गोडसे लोगों के हाथ है। और आज भी स्थिति बदली नहीं, आज भी लोगों का काम वही है। गोडसे की मानसिकता लोगों में घर गई है। कुछ लोग हैं
जो देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही है। और ये चुनाव उसका उदाहरण है। ये चुनाव में जो इन लोगों ने जहर फैलाया था पिछले 10 साल में, 15 साल में, वो जो स्थितियां थी उससे बदला हुआ स्थिति दिख रही है। आज भाजपा के लोगों को सड़क पे आना मुश्किल हो गया है। अधिकांश जगह पे पंजाब के अंदर में, हरियाणा के अंदर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में, त्रिपुरा में, जहां जहां की खबरें हम लोग पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में किसान सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा की नीतियां अब आम जनता को समझ में आने लग गई है। उनको लगने लग गया है कि इनको धर्म, जब भी चुनाव आता है तो मोदी जी को इस प्रकार की बातें याद आती है। सत्ता में आना है तो किसी न किसी धर्म के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में बात करने की आवश्यकता पड़ती है। ये अपने 10 साल में किए हुए कामों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? 10 साल इन्होंने क्या काम किया, क्या लाभ मिला देश को, क्या इनके योजनाओं से, ये अपने नोटबंदी के बारे में बात नहीं कर रहे, नोटबंदी इन्होंने लागू की थी। ये जीएसटी के बारे में बात नहीं कर रहे, जिसके बारे में पूरा व्यापारी आज परेशान है, हैरान है, जिनके व्यापार चौपट हो गए। कोविड वैक्सीन से अपनी फोटो गायब करवार दे रहे मोदी जी। जिस कोविड वैक्सीन के कोविन ऐप में इनका फोटो लगता था, वो फोटो 2 दिन पहले अचानक गायब हो गया है मोहन जी, है ना? अरे वो तो आचार संहिता में हट जाता होगा। अरे आचार संहिता क्या अभी लगी है? जब मालूम चलता है कि उसने 300 करोड़ लिया है, जब 300 करोड़ लेने की बात जब मालूम चलती है आम जनता को, और कहीं पता चलता है कि कोविशील्ड से लोगों की मौत हो रही है, तब मोदी जी को याद आता है कि मेरे को मेरी फोटो को हटा देना चाहिए, क्योंकि मेरे को वहां से प्रचार नहीं होगा, मेरा दुष्प्रचार होगा। है ना? ये सब बातें जानने की जरूरत है, आम जनता जान रही इस बात को। ऐसे बहुत से उदाहरण है। आज पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से एक छोटे से छोटे मामले को लेकर भी सड़क पर आने में मुश्किल हो रही है भाजपा के नेताओं को। आज पिछले दिनों हम लोग खबर पड़ी कि महाराष्ट्र के अंदर में किसानों ने पानी की कमी को लेकर भाजपा के जो सांसद रहे, चार बार के, बारबुते जी शायद उनका नाम है, उनकी गाड़ियों को रोक दिया, उनका विरोध किया। क्या हम लोग पहले सुनते थे ये बात? पिछले 2 चुनाव में कभी नहीं सुनाया आता था। आज हर प्रदेश के एग्जिट पोल भले ही नहीं आ रहे हो, लेकिन जो प्रिडिक्शन आ रहे हैं वो पूरे के पूरे भाजपा के अगेंस्ट में जा रहे हैं। और अभी तो आपको 4 चरण का चुनाव बचा हुआ है, और लगभग सब चरण में ये पिछड़ते जा रहे हैं। आज ये धर्म लाने का कारण क्या है मोहन? यही कारण है। इनको लग रहा है कि मेरी बातें कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा धर्म खत्म हो गया है। मोदी जी को लगने लगा है जिस भाषा में मोदी जी और अमित शाह बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक सस्ते स्तर की बात चल रही है। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। जो झूठ वो है या झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार काट की हांडी बार बार नहीं करती, जो कहावत है वही स्थिति आज उनके ऊपर लागू हो रही है। जनता समझने लग गई है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। आज मणिपुर के अंदर वासु शर्मा जी, धर्म के आधारित मुद्दे को सामने लाने के पीछे वजह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं जो कि आप लोगों ने काम के आधार पर आगे किए थे। देखिए मोहन जी, यही दिक्कत है कांग्रेस के पास। आएंगे मेमन जी, आएंगे, हो गया आपकी बात। कांग्रेस को तो धरातल पे उनकी पार्टी तो है ही नहीं, केवल टीवी में और मीडिया में आके इसके नेता बयानबाजी करते हैं। धरातल पे इनके नेता तो आपको मिलेंगे ही नहीं। आप रायपुर लोकसभा देख लीजिए, किसी भी लोकसभा में इनके आदमी प्रचार करने के लिए इनके पास आदमी नहीं है, बूथ में बैठाने के लिए आदमी नहीं है। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये अभी बात करी सब हमने, ये पूछ रहे थे कि कहां पर लिखा हुआ है आर्थिक न्याय। आपका कॉलम है, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहा हूं, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। चलिए वो भी बात मन मानिए। राहुल गांधी जी ने सभा में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। तो आपके नेता ही इस बात को कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, तो हम सीधे इसलिए आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। और संविधान की बात जब होती है मान्यवर, तो आपकी पार्टी सबसे बड़ी संविधान के खतरे में डालने का काम किया। आज तो हमारे घोषणा पत्र में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आरक्षण खत्म होगा और संविधान हम बदल देंगे, क्योंकि आप ये बोलते हैं कि हमारी 400 सीट आ जाएगी। अभी भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार में पिछले 10 साल से कभी हमने इस टाइप की बात नहीं की। आप जनता को दिग्भ्रमित करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपकी सरकार ने 80 से ज्यादा संविधान संशोधन किए हैं। उसके बारे में देश की जनता नहीं जानती क्या? सब जानती है। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया
हटाया, वो तो 3 बोरे थे। तो ऐसे 10 सरकार थी उस समय जिसको केवल इसीलिए हटा दिया गया संविधान, अपने पार्टी के बहुमत होने के कारण पार्टियों को निष्कासित कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। यह भी देश की जनता ने देखा है। शाहबानो केस के कारण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट देना सरकार को, यही तुष्टीकरण की राजनीति है जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगती है। वो देश की जनता ने देखा है, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने काम किया। बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। बेरोजगारी दर कांग्रेस पार्टी के समय में 8% से ऊपर हुआ करता था। आज के समय में आप देखेंगे 5% से लगभग 4.8, 4.5% तक रहा है। इन्फ्लेशन रेट सबसे कम अभी इन्फ्लेशन रेट है 3.1%। आप बता दीजिए, मैं एक आंकड़े रख देता हूं आपके पास। आप मोहन जी 2014 से पहले स्टार्टअप नाम की योजना का आप नाम नहीं सुना होगा। 2014 के बाद करीब 1 लाख रजिस्टर्ड हैं, उसको सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, और 108 कंपनियां उसमें ऐसी हैं जो बिलियंस हो गए। बिलियंस का मतलब ये होता है जो 8,8500 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई, जिसमें ये पूरे स्टार्टअप में 30 लाख रोजगार, 30 लाख रोजगार निश्चित रूप से बता रहे हैं। मोहन जी, प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दे रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दे रहे हैं, नेशनल चैनल के सामने बैठ रहे हैं और लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी को केवल वही नजर आ रहा है, लेकिन ये बातें नजर नहीं आएगी जो हम बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोसों तक दूर मतलब नहीं है कांग्रेस। और एक आंकड़े बता रहा हूं, 7 करोड़ लोग ऐसे हैं 2019 के बाद जो ईपीएफओ होता है, जो पीएफ में रजिस्टर्ड हुए। तो ये जब इनको किसी को नौकरी नहीं मिली तो पीएफ में रजिस्टर्ड कैसे हो गए मान्य? तो कांग्रेस को नहीं दिखेगा, लेकिन भारत देश की जनता को जानने लगेगी कौन सी पार्टी है जो काम कर रही 10 साल के अंदर। कांग्रेस के 50 सालों के सरकार को देखा है और मोदी जी की 10 साल को सरकार ने देखा है। ठीक है, चलिए ये तो बात चलती रहेगी, लेकिन असल इसकी वजह क्या है तो थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं अनिल द्विवेदी जी से जानकर। अनिल जी, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव भी हमने देखा, मोदी जी उस समय भी थे, भाजपा उस समय भी थी। क्या इस बार ज्यादा धर्म पे आधारित मुद्दे उठ रहे हैं? कांग्रेस को ज्यादा आपत्ति हो रही है? क्या इस बार ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अभी प्रियंका गांधी की सभा एक कोरबा में हुई थी, मैंने उनके भाषण को सुना था। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी बात कही, और वो बात उन्होंने आम मतदाताओं के लिए कही कि जब भी कोई धर्म के आधार पर वोट मांगने आए तो आप उस पर बरगलाइए मत, अपने अधिकार और कर्तव्यों की बात करिए। धर्म की बात तब उठती है, धर्म का मुद्दा सामने तब लाया जाता है जब सरकारों के पास शांति और विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं या वो उसमें कुछ कर नहीं पाते। जनता से कैसे कहेंगे कि हमने ये काम किया तो आप हमें वोट दीजिए? तो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए आमतौर पर राजनीतिक दल धर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने पहली बार में दिए भी हैं, इसके बाद और भी दिए जा सकते हैं। पर सवाल यह है कि अगर धर्म इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है, जो कि एक व्यक्तिगत मुद्दा है, जो कभी के दिल में एक ये धर्म मुद्दा है, तो ये क्यों पनप रहा है? क्योंकि आप देखिए धर्मांतरण बहुत जोरों के मुद्दों पे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में ही आप देखिए, बस्तर में अब यह हालत हो गए है कि लाशें नहीं दफनाने दी जा रही हैं। वहां धर्मांतरण का इतना तेजी से प्रस्फुटन हुआ है। अभी सीएम बयान दे रहे थे कि जशपुर जैसे इलाकों में ईसाई मिशनरियां जोर शोर से धर्मांतरण कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री को यह बयान देना पड़ रहा है। तो बीजेपी ये बयान दे करके कहीं ना कहीं चाहती है कि लोगों के दिलों तक पहुंचे और उसे कहीं ना कहीं लोगों को वोट पोलिंग तक खींचे। पर कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? कांग्रेस की स्ट्रेटजी आप देखिए कि वो इससे सहमत नहीं होगी। लेकिन मुझे याद है कि पुरानी बस्ती में एक धर्मांतरण का ईसाई नेतृत्व आए थे और बड़ा धर्मांतरण का मामला था। पुरानी बस्ती थाने के सामने सारे मीडिया को वो शख्स बाइट दे रहा है कि हम धर्मांतरण करना हमारा विशेषाधिकार है। क्यों नहीं कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों पर? बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से कोई धर्मांतरण की बात हो, हालांकि होता नहीं है वैदिक, लेकिन अगर ऐसी पाई जाती तो कार्रवाई करनी चाहिए सरकारों को, जिसमें भाजपा और कांग्रेस तो देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार, धर्म को मानने का, पूजा करने का अधिकार है। लेकिन धर्मांतरण कैसे सक्रिय हुआ? आप बस्तर चले जाइए, वहां पर प्रत्येक जिलों में धर्मांतरण की बात हो रही है और जाने कितने सारे केस लाए गए। और आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, आश्चर्य करूं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस ने दो लोग खेल खेल लिया। पिछली रमन सरकार ने एक नया धर्मांतरण विरोधी कानून पेश किया, वो राजभवन में 2-2.5 साल तक पड़ा रहा और उसके बाद फिर उसको पास कर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा मोहन जी, आज उसको पास हुए 4 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक 10 केस तक दर्ज नहीं किए गए। यानी धर्मांतरण के मुद्दों पर आप कार्रवाई ही नहीं करना चाहते। किसी धर्म विशेष के साथ यदि ज्यादती हो रही है तो आप कार्रवाई नहीं करना चाहते। कोई धर्म प्रचार करके अगर धर्मांतरण को प्रेरित कर रहा है तो आप कार्रवाई नहीं करना चाहते।
तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं ये दर्शाती, जो मैंने पहले भी कहा या जो प्रियंका गांधी कह रही थी कि आप धर्म को सामने रख करके शांति और विकास के मुद्दों को गौड़ करते हैं, और जब भी कोई एक दल इसकी शुरुआत करता है तो बाकी दल या प्रमुख विपक्षी दल उसको घेर लेते हैं और इस पर घेरम घेरा शुरू होता है। चलिए ये पूरी डिबेट के अंतिम राउंड में हम चलते हैं और श्री कुमार मेनन जी से एक ये छोटी टिप्पणी, लेकिन श्री जी ये स्थिति बनती है कि कई बार धर्म पे आधारित मुद्दों पर मुंह की खानी पड़ी है, कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में या बस्तर इसी तरीके से आप खो चुके हैं। क्या लगता है ऐसे में लोकसभा में जब ये मुद्दा आएगा इसका जवाब क्या होगा, कैसे आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? मोहन जी, भाजपा एक डरी हुई पार्टी है। मोदी जी डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी हार दिख रही है और हार दिखने के कारण उनको 130 लोगों को जो दूसरे पार्टी में थे, जिनके ऊपर भ्रष्ट आचरण से लेकर तमाम आरोप लगे थे, उन लोगों को अपनी पार्टी में लाकर, उनको अपनी पार्टी का सिंबल देकर, अपने लोगों की टिकट काटकर, अपने कैडर को पीछे हटाकर उनको टिकट देकर लड़वाना पड़ रहा है। जो उन लोगों को जो कांग्रेस के सिद्धांतों पर चले, जो कांग्रेस के सिद्धांत पे जीवन भर अपना काम किए, ऐसे लोगों को पार्टी में प्रवेश करा के वो ये साबित करते हैं कि भाजपा के अंदर में जो भाजपा की आइडियोलॉजी है वो फेल हो गई है। भाजपा के अंदर में जिनका पालन पोषण होता है, जिनको जैसा पढ़ाया जाता है, वो लायक नहीं बन पाते हैं, इसलिए दूसरी पार्टी के लोगों की उनको आवश्यकता पड़ती है और दूसरे पार्टी के लोगों को लाकर जीतने के लिए खड़ा करवाया जाता है। ठीक है, कोई डरने जाए जैसी बात नहीं है, उस मुद्दे से घबरा नहीं रही है कांग्रेस? कांग्रेस कभी घबराने की बात नहीं है, कांग्रेस को घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। कांग्रेस धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं करती है। वासु शर्मा जी, ये मुद्दे जरूर उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ये हमारे डिबेट का मूल विषय है। उस पर कब आएगी भाजपा? निश्चित तौर पे मोहन जी, मैं तो यही कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान उठा के देख लीजिए, सभा में कितने मिनट वो बात बोलते हैं, उसमें कितने मिनट विकास पे बात होती है, कितने मिनट भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, सब बातें होती है। लेकिन कांग्रेस जो है दिग्भ्रमित करने की राजनीति इस देश में कर रही है, वो जनता सब समझ रही है। हमने जो काम किया वो जनता को हम जाके बताएं। हम तो लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं, जिसको हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है, हम लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से उनके पास पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई लाभार्थी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लाभार्थी खुद उनके नेता है जो भ्रष्टाचार का पैसा डकार गए 5 साल तक छत्तीसगढ़ में, वो लाभार्थी कांग्रेस के नेता ही है। जनता को 5 साल के अंदर यहां पर कोई लाभ नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता नकारेगी, अपितु पूरे देश की जनता नकारेगी। चलिए, ये चर्चा लंबी चलती रहेगी, लेकिन समय हो गया है विदा लेने का, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ श्री कुमार मेनन जी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। प्रदेश छत्तीसगढ़ जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे यहां हावी हैं और राष्ट्रीय मुद्दों में धर्म युद्ध जैसी जो स्थितियां हैं, उस आधार पर वोटर भी अपने मन को तय कर रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे राजनीतिक दलों से कि वो इन सब मुद्दों के साथ मूल मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उन पर भी राजनीति करें और उन पर भी वोट मांगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।